हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं क्लास मेंस की पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है मेंस की। ये एल सीरीज़ है, L7 हो चुका है और अब हमारा L8 आएगा। और कल मैंने एक मेंस की आधुनिक इतिहास की क्लास करवाई थी। आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ऐसे ही मैंने प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश इतिहास, मध्यकालीन इतिहास की भी क्लासेस करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गेराल्ड ओंगियार पर लिखिए। गेराल्ड ओंगियार पर हमको टिप्पणी लिखना है कि ये 3 नंबर में किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा और कैसे आप इसको लिखोगे। गेराल्ड ओंगियार। तो गेराल्ड ओंगियार जो था वो बम्बई का संस्थापक था। गेराल्ड ओंगियार कौन था? गेराल्ड ओंगियार जो था वो बम्बई का संस्थापक था। 1669 से 1677 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई का गवर्नर रहा था। गेराल्ड ओंगियार कौन था? बम्बई का संस्थापक था। 1669 से 1677 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई का गवर्नर रहा। इसने बम्बई की किलेबंदी भी की। क्या की? बम्बई की इसने किलेबंदी भी की थी। तो गेराल्ड ओंगियार कौन था? बम्बई का संस्थापक था। 1669 से 1677 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई का गवर्नर रहा। बम्बई की इसने किलेबंदी की। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की देन क्या क्या है? इसको 3 नंबर में आपको लिखना है पुर्तगालियों की देन में। तो सबसे पहला है तंबाकू की खेती। इसने भारत में तंबाकू की खेती जो सबसे पहले किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने ही की। जहाज़ों का निर्माण, ये भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की। गौथिक स्थापत्य कला का आरंभ, गौथिक स्थापत्य कला का आरंभ भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ये भी किसकी देन है? पुर्तगालियों की। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में पुर्तगालियों की देन क्या है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया, इस तरह का फ्लो चार्ट का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम एक पेज पे 4-5 आंसर लिखते हैं ना, तो एक वेरिएशन बहुत सुंदर दिखता है। हमारा जो आंसर है ना, एक पेज बहुत सुंदर दिखने लगता है, एक इफ़ेक्ट पड़ता है जांचने वाले पर, और राइटिंग भी मतलब अच्छी खुल के सामने आती है। तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट का आप यूज़ किया कीजिए। मेरे जितना भी पूरा पैकेज है मेरे मेंस का, सब कुछ इसी प्रकार फ्लो चार्ट के द्वारा ही मैंने करवाया है। देखो, जैसे ये वांडीवास का युद्ध है, इसमें भी मैंने, ये आपको 5 नंबर में आ सकता है। वांडीवास का युद्ध सबसे पहले कब हुआ? 1760 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। क्या हुआ था इसमें? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसमें आयरकूट ने किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आयरकूट ने किया। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? लाली ने किया। इसमें फ्रांसीसियों का पतन हुआ और फ्रांसीसी पराजित हुए, अंग्रेज जीत गए। यहाँ से भी अंग्रेज़ों का बक्सर का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764, वांडीवास का युद्ध 1760। ये 2 ऐसे युद्ध हैं जिससे अंग्रेज़ों का हमारे भारत में एक स्थायित्व हो गया था। तो वांडीवास का युद्ध पहला पॉइंट लिखेंगे, 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। फ्रांसीसी पराजित हुए, पतन हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन का क्रम। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, पूरा मेंस की क्लास, जो हमारा MPPSC मेंस की जो क्लास चल रही है, वो मैं अपने MPPSC मेंस के पैकेज से ही कराती हूँ। उसी में से पेजेस लेके, उसी में से ही सब्जेक्ट लेके मैं आपको पढ़ाती हूँ। MPPSC जो मेंस का पैकेज है मेरा, उसमें टोटल आपको 41 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। बाकी 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। इसके साथ हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। आपको आंसर राइटिंग के लिए आंसर दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट लिए जाएंगे, MPPSC मेंस के टेस्ट लिए जाएंगे। कोई करंट का क्वेश्चन बनता है, नोट्स के अलावा वहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। घुमा के अलग अलग प्रकार से नोट्स से क्वेश्चन दिए जाते हैं। और जो ये आपको जो 41 बुकलेट मिलती हैं, ये टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर श्रृंखला है। जैसे कि कृषि है, तो कृषि से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं। बेरोजगारी है, तो उससे संबंधित कितने। गरीबी है, तो उससे संबंधित कितने। अगर हम तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, तो तुगलक से संबंधित कितने। अगर हम मुगल पढ़ रहे हैं, तो मुगलों से संबंधित कितने। अगर हम पर्वत पढ़ रहे हैं, तो पर्वतों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। नदी पढ़ रहे हैं, तो नदी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और ऐसा नहीं केवल प्रश्न लिखे हैं, हर में
फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, देख सकते हैं आप, डायग्राम का यूज़ किया है, मैप का यूज़ किया है। सभी जिस तरह से हम आंसर लिखते हैं, इंट्रो डाला है, निष्कर्ष डाला, जिस तरह से आंसर लिखते हैं उन्हीं सब का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो प्रोसेस ये है कि आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आप अपनी इंक्वायरी लेंगे मुझसे। ये पूरे की 41 बुकलेट की जो पेमेंट डिटेल है वो 11,999 है। इस नंबर पर आप मुझे 62 60 190 944 पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। यहाँ पर आप मुझसे पेमेंट नंबर लेंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो या डायरेक्ट अकाउंट में करते हो, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। देन अपना एड्रेस सेंड करना है। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आपके पास ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है तो जितना मुझसे डिस्काउंट हो सकता है मैं कर दूंगी। हमारे नोट्स की रेट ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि हम प्रिंट नहीं कराते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हैंड रिटन प्रोवाइड कराते हैं। तो हैंड रिटन एक पेज पे एक आंसर, कभी कभी एक प्रश्न जो 11 वाले नंबर का होता है वो एक प्रश्न ही 2 से 3 पेज पर आता है। तो नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा रहते हैं, और नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा रहते हैं तो हमको कॉपी कराने में भी ज़्यादा खर्चा आता है। साथ में जो कुरियर पैकेज होता है उसका भी वेट ज़्यादा होता है, तो कुरियर चार्ज भी हमारा ज़्यादा ही होता है। तो यही कारण है कि इसका रेट ज़्यादा है। बाकी हमारा और आपका जो रिलेशन है वो नोट्स देकर ही ख़त्म नहीं होता है। मैंने बताया है कि 25 व्हाट्सएप के हम आपको ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, देन आए डच, देन आए अंग्रेज, देन डेन, देन फ्रांसीसी। तो कौन कौन आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। ये यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम है, जिसमें से जो अंग्रेज हैं उन्होंने इन सब को पराजित कर दिया और खुद का अपने वर्चस्व स्थापित किया, और अंग्रेजों ने भारत पर गुलामी की। तो कौन कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखो ये कर्नाटक युद्ध, ये इसमें लिखा हुआ है, ये हमने 3 नंबर में, बाकी आपको 11 नंबर में किस प्रकार से पूछा जाएगा ये भी हमने आगे बताया है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1786 से 1748 के बीच लड़ा गया था। कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? 1746 से 1748 के बीच हुआ था, और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। हर युद्ध जो होता है एक संधि के तहत समाप्त होता है, तो यह युद्ध भी एक्स-ला-सॉपेल की संधि 1748 में समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत हुआ था? एक्स-ला-सॉपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा? 1746 से 1748 तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था। एक्स-ला-सॉपेल की संधि 1748 में यह समाप्त हुआ। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध पे हम लिख लेंगे। अगला इसी प्रकार से अगर हमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे लिखना है तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 के बीच हुआ था। तात्कालिक कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में दोनों कंपनियों का उलझना। दोनों कंपनियां जो थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, दोनों कंपनियां आपस में उलझ गई थी। हर कोई चाहता था कि हैदराबाद और कर्नाटक पे वो खुद मतलब अधिकार करें, तो इसलिए दोनों कंपनियों को उत्तराधिकार के लिए ये लड़ाई थी। 1754 में पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध किसके तहत समाप्त हुआ था? एक्स-ला-सॉपेल की संधि के तहत हुआ, और दूसरा किससे हुआ? पांडिचेरी की संधि से। अब हम पढ़ते तीसरा। फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे पास अपना नाम लिखकर सेव करा दीजिए। स्टेटस पे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं शेयर करती रहती हूँ, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया। ये यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और यह जो युद्ध था कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये पेरिस की संधि 1763 से समाप्त हुआ। हर युद्ध किसी न किसी संधि के तहत समाप्त होता है। तृतीय किससे हुआ था? पेरिस की संधि से। और इस चौथा लिख सकते हैं, भारत में इंग्लैंड के सामने यूरोपीय चुनौतियां इस तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद लगभग समाप्त ही हो चुकी थी। अगला है डुप्ले। डुप्ले कौन थे? तो डुप्ले भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। डुप्ले कौन था? डुप्ले भारत में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। कर्नाटक युद्धों में डुप्ले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सहायक संधि प्रणाली का यह वास्तविक जनक था। किसका? सहायक संधि प्रणाली का।
अगला है फोर्ट लुई। फोर्ट लुई कौन थे? फोर्ट लुई पांडिचेरी में स्थित एक फ्रांसीसी किला है। फोर्ट लुई क्या है? फोर्ट लुई पांडिचेरी में स्थित एक फ्रांसीसी किला है। इसका निर्माण मार्टिन ने कराया था। फोर्ट लुई का निर्माण किसने कराया था? मार्टिन ने कराया था, और यह फ्रांसीसी कंपनी का एक मुख्यालय भी था। फोर्ट लुई का क्या है? तो पांडिचेरी में स्थित एक फ्रांसीसी किला है फोर्ट लुई। इसका निर्माण मार्टिन ने कराया था, और यह फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय था। अगला है कंपनी का मैग्ना कार्टा समझाओ। तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिया गया एक आज्ञा पत्र। कंपनी के मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को दिया गया एक आज्ञा पत्र था। इसके तहत कंपनी को निश्चित राशि के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। कंपनी के मैग्ना कार्टा कब आया? 1717 में आया। किसने दिया? मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया। ये एक आज्ञा पत्र था कंपनी को व्यापार करने का, और यहीं से ही तो सब गड़बड़ स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें क्या होता था कि कंपनी को एक निश्चित राशि देना पड़ती थी मुगल व्यापार को, और मुगलों को देना पड़ती थी, और बाकी बदले में वो अपना व्यापार कर सकते थे। कंपनी को सिक्के ढालने और समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की भी अनुमति मिली थी। अगला है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री थे। प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा वो कौन था? वो वास्को डी गामा ही था। तो वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली यात्री, पहला यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर यह उतरा था। उस समय वहाँ के शासक जमोरिन थे, ये भी याद रखिएगा। तो वास्को डी गामा पे अगर 3 नंबर में लिखने आए तो क्या आएगा? पुर्तगाली यात्री था, प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत आया, 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। अगला है जमेरिन। जमेरिन को क्या लिखेंगे? जमेरिन कालीकट का शासक था। जमेरिन कौन था? जमेरिन कालीकट का ये शासक था। इसने पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसने क्या किया था? इसने पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन कौन है? कालीकट का शासक था। वास्को डी गामा का इसने स्वागत किया था और पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति दी थी। अगला है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कब आया था? 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन है? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, 1509 में आया था। इसका उद्देश्य था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का उद्देश्य क्या था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना। इसने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कब का? 1509 ईस्वी में आया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल की नीति अपनाई थी, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी। ये भी प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रीलिम्स हो या ना हो आपका इस वर्ष, लेकिन आपको मेंस करना ही है, क्योंकि मेंस अगर आपका एक सपना है, देखो पीएससी अगर मेल की बात की जाए जनरल की तो 40 साल तक दे ही सकते हो, फीमेल 45 साल तक दे सकते हो। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आप प्रयास तो करते रहो ना, देते रहो एग्ज़ाम, लेकिन मेंस भी तैयार करके रखो, क्योंकि मेंस अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमको रिवाइज तक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो लोग मेंस दे चुके हैं या मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं उन लोग को बहुत कम समय में वो दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जैसे कि करंट हुआ, करंट खेलकूद हुआ, ये दूसरी यूनिट उनको लिए जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सभी चीज़ें उनको तक पढ़ना नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेंस पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी मेंस तो भले ही निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो, मेंस पढ़ते रहिए। अगला है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर हैं। इनका उद्देश्य था पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया।
अगला है ब्लू वाटर पॉलिसी। अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, किसने अपनाई थी? पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा द्वारा अपनाई गई नीति थी। किसने? पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा द्वारा अपनाई गई नीति थी। इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति भी बोलते हैं। मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर को नियंत्रित करना। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? गवर्नर अल्मेडा, पुर्तगाली गवर्नर अल्मेडा द्वारा अपनाई नीति है। इसको शांत जल की नीति भी बोलते हैं। किसको? ब्लू वाटर पॉलिसी को। अगला है बेदरा का युद्ध। बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। अंग्रेजों ने नौसेना की सर्वश्रेष्ठता स्थापित की। इसमें बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने नौसेना जो रहती है, जो समुद्र में बनाई जाती है, तो समुद्र तटों पे रहती है, समुद्र तट पे रक्षा के लिए, तो वहाँ अंग्रेजों ने उसमें अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी। डचों का भारतीय व्यापार बेदरा के युद्ध के द्वारा समाप्त हो गया था। अगला है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नंबर 1 लिखेंगे हम। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। कैप्टन हॉकिंस कौन था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। 1608 में ये भारत आया था और मुगल शासक जहांगीर से ये आगरा में मिला था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब और जागीर भी प्रदान की थी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया कीजिए। जो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट स्टूडेंट हैं वो तो मेरे डेली ही कमेंट करते हैं, मैं उन्हें देखती हूँ। और कोई भी नया अगर जुड़ता है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है ना कि मैं फिर आपको जानने लगती हूँ। अगला है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो के बारे में अगर लिखें तो ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत है। सर थॉमस रो कौन है? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत है। कब आया ये भारत? ये 1615 में भारत आया था। इसने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दिलाई थी। किसने? सर थॉमस रो ने। 1616 से 1618 तक ये मुगल दरबार में भी रहा था। तो सर थॉमस रो कौन है? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत है। 1615 ईस्वी में भारत आया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इसने अनुमति दी। 1616 से 1618 तक ये मुगल दरबार में रहा था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल हम ये 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल तो नहीं, कल हमारा जो 9वीं क्लास रहेगी ना, वो हम मध्य प्रदेश रियासतें पढ़ेंगे, जो हमारी यूनिट 5 है। क्योंकि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये इन चारों क्लास की मैं 2-2 क्लासेस करवा चुकी हूँ, चारों यूनिट की। अब हमारी यूनिट 5 की 2 क्लासेस होंगी। देन मुझसे एक स्टूडेंट बोली थी कि इसके बाद मैम पेपर 4 स्टार्ट कीजिए। आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि पेपर प्रथम के बाद हमारी जो 11वीं क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा न्यू चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।